13वीं शताब्दी के अंत में अनातोलिया की धरती पर एक छोटे से तुर्की कबीले की शुरुआत होती है। यह समय था जब मंगोल आक्रमणों से पूरी दुनिया कांप रही थी और बाइजेंटाइन साम्राज्य धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। एक महान योद्धा अर्तुगरुल गाजी ने इस कबीले की नींव रखी थी, लेकिन उनके बेटे ओस्मान ने इसे एक साम्राज्य में बदलने की शुरुआत की। ये कहानी है उस साम्राज्य की जो 600 सालों तक दुनिया के 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका, यूरोप पर राज करती है। ये कहानी है द ग्रेट ओटोमन एम्पायर की, जिसे ओस्मानी साम्राज्य के नाम से जानते हैं। 13वीं सदी का दौर, मिडिल एशिया जल रहा था। चंगेज़ खान की मंगोल सेनाएं बस्तियां रोध रही थी। तुर्की कबीले अपने ज़मीनें छोड़कर पश्चिम की ओर भाग रहे थे। इन्हीं में से एक कबीला था काई कबीला। इस कबीले का सरदार अर्तुगरुल था, जो एक बहादुर और दूरदर्शी सरदार था, जिनकी मौत के बाद उनका बेटा ओस्मान इस कबीले का अगला सरदार बना। अर्तुगरुल ने अपने जीवन में सेल्जुक साम्राज्य की सेवा की थी, लेकिन अब वह साम्राज्य भी धीरे धीरे टूटने लगा था। ऐसे समय में ओस्मान ने अपने लिए और अपने कौम के लिए एक नए भविष्य की कल्पना की। ओस्मान जन्म से ही अलग था। जहां बाकी सरदार केवल शिकार और जंग में मगन रहते, वही ओस्मान दूर की सोचता था। उसका ख्वाब था कि एक ऐसी सल्तनत की जो इस्लामी नियमों पर चले, अन्य धर्मों का सम्मान करे और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बने। 1299 में ओस्मान ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया और एक नया राज्य स्थापित किया, ओस्मानिया सल्तनत, ओटोमन एम्पायर। उसने बायथेनिया क्षेत्र की ओर अपना पहला अभियान चलाया और बाइजेंटाइन साम्राज्य की कमज़ोर हो चुकी चौकियों को निशाना बनाया। ओस्मान की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी रणनीति और न्यायप्रिय शासन। वह सिर्फ युद्ध जीतने में नहीं बल्कि दिल जीतने में भी माहिर था। ओस्मान की सेनाएं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसने बैलिसिक, यार हिसार और येनिशीर जैसे किलों पर कब्जा किया। बाइजेंटाइन साम्राज्य अंदर से कमज़ोर था और ओस्मान उस मौके को समझ चुका था। हर जीत के बाद वह न केवल अपने इलाके का विस्तार करता बल्कि वहाँ के लोगों के साथ इंसाफ करता। इससे लोगों में उसकी छवि एक आदर्श शासक की बनने लगी। 1317 में ओस्मान गाजी की तबीयत बिगड़ने लगी और उसने अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे ओरहान गाजी को बना दिया। ओरहान गाजी ने अपने पिता के सपनों को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी ली। उसने 1326 में बरसा पर कब्जा किया, जो बाद में ओस्मानिया सल्तनत की पहली राजधानी बनी। ओरहान के शासन में ओस्मानिया राज्य एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरा। उसने एक संगठित प्रशासन, अस्थायी सेना और न्याय प्रणाली की नींव रखी। इसके अलावा उसने बाइजेंटाइन शासक की बेटी से विवाह कर एक राजनीतिक गठबंधन भी स्थापित किया। ये चालें उस्मानी सल्तनत को और मजबूत करती रही। ओरहान के बाद उसका बेटा मुराद पहला सत्ता में आया। उसके शासनकाल में उस्मानिया सल्तनत ने पहली बार यूरोपीय धरती पर पैर रखा। उसने बल्कन क्षेत्रों में कई युद्ध जीते, एड्रिनापोल को राजधानी बनाया। मुराद ने एक शक्तिशाली प्रशासनिक प्रणाली लागू की, जिसमें जानिसरी नाम की विशेष सेना भी थी। यह सेना बाल्कन क्षेत्र से चुने गए युवाओं से बनाई जाती थी, जिन्हें इस्लाम में दीक्षित कर प्रशिक्षित किया जाता था। बायजीद, जिसे यिल्दिरिम बिजली कहा जाता था, मुराद के बाद सत्ता में आया। उसने कॉन्स्टेंटिनोपल पर पहला गंभीर घेराव किया और यूरोप के कई क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। लेकिन 1402 में तैमूर लंग ने बायजीद को हराकर उसे बंदी बना लिया। इस हार से उस्मानिया सल्तनत डगमगा गई, लेकिन ख़त्म नहीं हुई। 1444 में सुल्तान महमद द्वितीय ने सत्ता में आए। वे केवल 21 वर्ष की आयु में 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने में सफल हुए। इससे 1000 वर्षों पुराना बाइजेंटाइन साम्राज्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया। कॉन्स्टेंटिनोपल को उन्होंने इस्तांबुल नाम दिया और इसे उस्मानिया सल्तनत की नई राजधानी बनाया। आया सोफिया चर्च को मस्जिद में बदल दिया गया और एक नया युग की शुरुआत हुई।
16वीं सदी में सुल्तान सुलेमान कानूनी ने उस्मानिया सल्तनत को चरम पर पहुंचाया। उनके समय में सल्तनत 3 महाद्वीपों एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फैली हुई थी। सुलेमान एक बुद्धिमान प्रशासक, न्यायप्रिय शासक और एक महान सेनापति थे। उन्होंने कानून, वास्तुकला और साहित्य को बढ़ावा दिया। इस्तांबुल एक सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र बन गया। 400 से अधिक वर्षों तक उस्मानिया सल्तनत ने दुनिया के नक्शे पर अपनी छाप छोड़ी, लेकिन 19वीं सदी में यूरोपीय ताकत की बढ़ती दखल और आंतरिक भ्रष्टाचार ने इसे कमज़ोर करना शुरू कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1924 में तुर्की गणराज्य की स्थापना के साथ उस्मानिया सल्तनत का आधिकारिक अंत हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी तुर्की, बाल्कन और अरब क्षेत्रों की सांस्कृतिक, वास्तुकला और प्रशासन में जीवित है। उस्मानिया सल्तनत की कहानी सिर्फ तलवारों और युद्धों की नहीं, बल्कि दूरदृष्टि, न्याय, रणनीति और सांस्कृतिक समृद्धि का भी है। एक खानाबदोश कबीले से शुरू होकर दुनिया के सबसे बड़ी सल्तनत बनने तक का यह सफ़र इतिहास की सबसे प्रेरणादायक गाथाओं में से एक है। अगर से आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ही ऐसे ही वीडियो में।